हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 30 अप्रैल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो एम्स के द्वारा स्वदेशी रूप से किट निर्मित की जा रही है, जिसके माध्यम से गर्भाशय में जो कैंसर होता है उसके बारे में पता चल सकेगा। क्योंकि जब हम महिलाओं में कैंसर की बात करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है दूसरे नंबर पर होने वाला सबसे आम कैंसर है। पहले नंबर पर स्तन कैंसर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसमें जब हम इस किट की बात करते हैं तो इसमें प्रथम चरण में अगर पहचान कर ली जाती है कि कैंसर है तो उसका 90% तक उपचार संभव है, जिसके लिए किया जा रहा है। जब हम ऐतिहासिक योजना की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को देखते हुए सर्वाइकल कैंसर की जांच करने के लिए मेक इन इंडिया HPV प्रशिक्षण मानकों के अनुसार यह किट तैयार की जाएगी, जो कि एम्स के माध्यम से की जाएगी। जब हम भारतवर्ष में साल भर की औसत आंकड़े देखते हैं तो उसके अनुसार 1,27,526 मामले सामने आते हैं, जिनमें से उनहत्तर 59,000 906 मामलों में मृत्यु हो जाती है, जो कि 2030 तक 70% महिलाओं की जांच और 90% लड़कियों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है कि किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, जो कि 90 70 90 का WHO के द्वारा एक अनुपात दिया गया था, जिसके माध्यम से इसको लक्ष्य को रखा गया था। जब हम दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की मृत्यु का कारण सर्वाइकल कैंसर है। कानों में कहर बरसाती आवाज, जब हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं तो उसके साथ हम देखते हैं जो आसपास बहुत ज्यादा शोर है उसकी वजह से अन्य ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ अन्य बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जिसमें अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न है, जैसे रक्तचाप या फिर हृदय संबंधित समस्याएं, चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की। तो इनको किस तरह से मानसिक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किस तरह से रोका जा सकता है। जब मनुष्य की सुनने की आवाज की बात करते हैं तो 1 डेसिबल तक की सामान्य आवाज वह सुन सकता है। वहीं डेसिबल जो होता है वो आवाज को मापने का स्तर होता है कि किस इकाई के माध्यम से हम आवाज को नाप सकते हैं। 3 डेसिबल से अधिक की आवाज ध्वनि प्रदूषण के रूप में मानी जाती है। वहीं 120 डेसिबल से अधिक की आवाज दिल की धड़कन को तेज कर देती है। जब हम देखते हैं किसी डीजे में अन्य स्थान पर इस 130 से 150 डेसिबल के बीच में अ, गाने या फिर कोई भी समारोह किया जाता है तो उस बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति की मृत्यु जैसी समस्याएं भी होने लगती है। तो जिसका कारण है अत्यधिक आवाज का होना, क्योंकि इनकी आवाज अत्यधिक होती है। जब हम आवाज के संदर्भ में कानून की बात करते हैं तो इसको लेकर अत्यधिक जागरूकता या फिर कोई कड़े कानून हमें देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से अधिक आवाज के लिए जुर्माना और कुछ निर्देश जारी किए गए, जिनके मानक स्तर पर हमें पता नहीं चलता कि पालन होता है नहीं होता। वहीं जब अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ अमेरिका में आवाज मापन के लिए ध्वनि प्रदूषण नियम बनाए गए हैं, और उसके अनुसार जो प्रांत है वो उनको स्थानीय निकायों के साथ मिलकर पूर्ण रूप से लागू करते हैं। इस प्रकार के प्रावधानों में कानून और कनाडा और यूरोपियन संघ में देखने के लिए मिलते हैं, जिनसे हम भारत के स्तर पर नियम या नीति निर्देश लागू कर सकते हैं। वहीं जब हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो 85 डेसिबल से अधिक की आवाज को उन्होंने शोर मानते हुए और ध्वनि प्रदूषण के बारे में चिंता प्रकट की है। वीकेंड डजंट काउंट अनलेस यू स्पेंड देम डूइंग समथिंग completely पॉइंटलेस। हाँ, चल आप ऐड कर सकते हैं इसमें। इसमें हम ये बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वीकेंड्स, यानी कि अगर हम पूरे हफ्ते काम करते हैं तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ टाइम ऐसा हो कि हम कुछ, मतलब जो हम डेली नहीं कर रहे उसके अलग कुछ करें, ताकि थोड़ा सा रिक्रिएशन का टाइम मिले, री इनोवेशन हो पाए, ताकि माइंड को ब्रेक मिल सके। तो कहीं ना कहीं वीकेंड का महत्व तभी है तब हम उसको पॉइंटलेसली करें, लेकिन तब भी हम उसी तरीके से लगे हुए हैं तो फिर वीकेंड का कोई, फिर वो वीकडेज जैसा हो जाएगा। तो इसमें ये ऐड कर सकते हैं। मनी टेक्स विंग्स, द ओनली थिंग्स दैट एंड्यूज इज करेक्टर। आप ऐड कर सकते हो आखिर इसमें। तो ये दिया गया है ओजी सिम्पसन के द्वारा। तो कल ही हमने देखा था कि हु इज ओजी सिम्पसन। तो ये फुटबॉल प्लेयर है और इनका मानना ये था कि मनी टेक्स विंग्स, यानी कि पैसा सिर्फ उड़ान भर सकता है लेकिन जो करेक्टर है वो ही लंबे समय तक रहता है। तो
इसमें ऐसा बोला गया है कि मनी मतलब आती जाती चीज है। कभी हो सकता है कि उसमें ग्रो कर रहे हो आप, कभी हो सकता है रिसेशन भी आ सकता है मनी के टर्म्स में, चाहे फिर वो इकोनॉमी में हो या फिर वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, किसी भी चीज से रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं। लेकिन जो करेक्टर हम अपने बर्थ के टाइम से एंडिंग लाइफ तक जो बिल्ड करेंगे, वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगा। तो सिर्फ कैरेक्टर ही ऐसी चीज है जो हमारे लंबे समय तक साथ रह सकता है। कि- तो उन्होंने इसको कंपेयर करा है मनी से। यू कैन ऐड। हाँ, वी कैन मूव फॉरवर्ड। कश्मीर कश्मीरी प्रवासियों को मतदान के लिए फॉर्म एम भरने की जरूरत नहीं है। तो पहले ऐसी विधान था कि अगर मतदाता को मतदान करना है तो उन्हें पंजीकृत या फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जो कि बाध्य का पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया है। एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसके तहत जम्मू और उधमपुर जिले में जो लोग विस्थापित हुए हैं वो लोकसभा चुनाव में सीधा मतदान कर सकते हैं, उन्हें इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इज द हिंदू टेम्पल डिमोलिश्ड इन खाइबर डिस्ट्रिक्ट। तो ये हम देख सकते हैं कि हम जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अगर हम सेक्युलर कंट्री बनना चाहते हैं, तो इस टाइप की एक्टिविटीज ऑलरेडी जब हमारा पार्टीशन हुआ उस टाइम पे हो चुकी है। कि उस टेम्पल का अभी मतलब, और ये कहाँ पे था, कोटला बाजार इन द खाइबर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अभी ये वैनिश हो चुका है, तो हम जस्ट आइडिया रख सकते हैं कि ये कहाँ पे था। और ये एक हिंदू टेम्पल है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुआ, तो उसी टाइम से क्लोज कर दिया गया था 1947 में। हिमालयन बटरफ्लाई क्रिएट्स फर्स्ट फ्लटर इन द सिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बटरफ्लाईज की, कि व्हाट इज द रोल ऑफ बटरफ्लाई इन द एनवायरनमेंट। तो अगर एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से बात करें, तो चाहे ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है जो हमें बताती है कि क्लाइमेट चेंज का कैसा, मतलब एक तरीके से हमें इंडिकेटिंग स्पीसीज है ये। और दूसरा अगर हम बोले, तो ये जो हिडन बायोडाइवर्सिटी है उसकी तरह काम करती है, पॉलिनेशन में भी हेल्प करती है। तो रिसेंटली हिमालय में डिस्कवर किया नॉर्थ ईस्ट की ये स्पीसीज फ्लाई करते हुए दिखी है। तो इसका यही है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग ग्रीन स्पेसेस क्रिएटिंग बटरफ्लाई। तो ये इनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकती। तो उस हिसाब से हमारे वेटलैंड कैसे क्रिएट होंगे या फिर फॉरेस्ट्री कैसे बढ़ेगी, तो हम सोच सकते हैं तो इनका कितना बड़ा रोल है। और अगर हम बात करें टेल लेस लाइन ब्लू, ये भी एक बटरफ्लाई स्पीस है, हम आइडिया रख सकते हैं ताकि अगर ऑप्शन में आए तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको फाइंड आउट, जो कि इसी रीजन में स्पॉट किया गया। और अभी हमने कुछ दिन पहले एक बटरफ्लाई का नाम पढ़ा था, एक रेयर स्पीसीज जो हमें अरुणाचल प्रदेश में मिली है। और टैली वाइल्ड वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये फाइंड हुई थी। इसका नाम है नेप्टिस फिलेरा। तो हम आइडिया रख सकते हैं कि इस टाइप के नाम बटरफ्लाई के हैं या फिर फिश के हैं या किस चीज के हैं। तो ये बटरफ्लाई स्पीसीज है। तो वी हैव जस्ट कॉमन आइडिया हम रख सकते हैं। पिछले साल से कम रहेगी भारत की जीडीपी। मूडीज, तो विश्व रैंकिंग एजेंसी मूडीज के स्थान पर एक आउटलुक एपीएसी आउटलुक जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें अलग अलग देशों के बारे में जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है उनके विषय में उत्पादन लाभ देखकर जो भी स्थिति रहनी है उसके बारे में बताया जाता है कि कितना सकल घरेलू उत्पाद पिछले साल रहा है या फिर जो अभी वर्तमान साल है उसमें रहेगा। लिसनिंग थ्रू द नाइट शीर्ष से हुआ है, तो ये याद रख सकते हैं कि इकोनॉमी के उसमें है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी के माध्यम से। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो किस किस स्टेट में कॉफी प्रोडक्शन होता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु,
असम, इसमें कॉफी प्रोडक्शन होता है। तो हमें अगर बात करें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है कॉफी प्रोडक्शन को इंडिया में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और उसकी जो परसेंटेज है वो है 83% ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो कितना ह्यूज नंबर है, ये कितना बड़ा नंबर है। और अगर लार्जेस्ट कॉमर्शियल कॉफी एस्टेट की बात करें तो उसका नाम है कंसोलिडेटेड कॉफी, जो कि लार्जेस्ट का कंज्यूम मतलब बनाने में इनका रोल है। अगर हम इसमें बात करें तो न्यूयॉर्क अरेबिका ये कॉफी की नेक्स्ट इज लंदन में अगर बात करें तो रोबस्टा, रोबस्टा अरेबिका, ये सारी की सारी कॉफी की वो है। छोड़ देते और हैं। अगर कर्नाटका में अलोन, क्या, कुछ नहीं आती। अगर कर्नाटका में बात करें तो 70% कॉफी प्रोडक्शन होती है। और मेन वेराइटीज अरेबिका और रोबस्टा ही है, जो कि ज्यादा मात्रा में, जिनके प्राइस भी ज्यादा होते हैं और उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। और अगर अरेबिका और रोबस्टा में कंपेयर किया जाए तो रोबस्टा ज्यादा मात्रा में कंज्यूम की जाती है। तो हम ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, और 83% बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है कि हम एक्सपोर्टिंग, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट, कहीं ना कहीं कॉफी की वजह से भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। जब वो हम इंडस्ट्रियल ग्रोन फूड की बात करें तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो सबसे ज्यादा, तो हमसे ये ऑप्शन में दिया जा सकता है कि कौन कौन सी क्रॉप्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। तो बीफ जब वो बन जाती है यानी कुक्ड हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा वही करती है, 99%। देन लैम एंड मटन 39, उससे कम कॉफी, देन चीज और राइस। राइस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेशन मैनी टाइम्स कि वो ग्रीन हाउस एमिशन एमिशन। लेकिन हम ये देख सकते हैं मिल्क से भी होता है, यानी कि जब हम मिल्क को इंडस्ट्रियल ग्रो करते हैं तो उससे भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। रूट वेजिटेबल से भी हो सकता है, नट से भी हो सकता है। तो वी कैन जस्ट हैव अ सिंगल लुक ऑन दिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीली अदालतों में ठोस साक्ष्य के बिना निचली अदालतों के फैसलों को पलटा नहीं जा सकता। कई बार देखा जाता है कि हाई कोर्ट में अ, अगर साक्ष्य के बिना या फिर किसी तथ्य के आधार पर फैसले को बदला जाता है या फिर उसमें हस्तक्षेप किया जाता है, वह उचित नहीं है, क्योंकि जब तक जिस आदेश या फिर जिस भी फैसले के खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो या साक्ष्य ना हो, उसको नहीं बदला जा सकता। क्योंकि निचली अदालतों की अपनी गरिमा है और उनके द्वारा दिए गए फैसले भी, उन पर टिप्पणी सुनाने से पहले अनिवार्य है कि किस कारणवश उनके अंदर बदलाव किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट मल्स अलाउइंग मोलासिस स्टॉक फॉर इथेनॉल मेकिंग। तो वी हैव जस्ट सिंगल लुक कि ऑलरेडी 2013 में इसका पीवाईक्यू आ चुका है कि मोलासिस कैन बी यूज्ड फॉर इथेनॉल मेकिंग। तो ये स्टेटमेंट ट्रू थी। इसी को हम कंपेयर कर सकते कि अब ये मोलासिस और बैगेसिस दो टर्म्स होती है। तो अगर मोलासिस की बात करें कि जब हम गन्ने का जूस निकाल लेते हैं तो जो उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसके थ्रू हम बना सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं इथेनॉल बना सकते हैं, बेक किया जाता है। एक्सेस बी हैवी मोलासिस एज फीड स्टॉक। तो इसको शुगर सप्लाई स्टेबल प्राइसेस इन द मार्केट, इसके रिगार्डिंग हम इसको देख सकते हैं। दिव्या यू कैन ऐड। नो, चल वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं इंडिया और मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी के बारे में। तो इसमें अगर हम डिपार्टमेंट देखें तो इनकम डिपार्टमेंट ने बात बोली है कि अमेंड करना चाहिए मॉरिशस प्रोटोकॉल ऑन डबल टैक्स अवॉइडेंस। तो यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि दो बार आपको टैक्स पे ना करना पड़े, उस कंडीशन को रोकने के लिए उस टर्म को हम उसके रिगार्डिंग हम यूज करते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो वो डिपार्टमेंट का नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये साइन हुआ था
अमेंडमेंट हुई है, इसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। और इसमें प्रिंसिपल पर्पस टेक्स्ट यानी, और उसका पर्पस क्या है ये सब करने का, टू कर्टेल टैक्स अवॉइडेंस बाय एंश्योरिंग दैट द ट्रीटी बेनिफिट्स ओनली ग्रांटेड, यानी कि जो बोनाफाइड पर्पस के लिए जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वही हो सके, जो इलीगल तरीके से या फिर गलत तरीके से यूज करने की बात है तो हम उसको अवॉइड कर सके। तो इसका टर्म में ही आंसर छिपा है कि व्हाट वाज इट। द नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन टू हायर यंग प्रोफेशनल्स। तो वी हैव जस्ट सिंपल लुक कि एप्लीकेशन यानी हायरिंग भी कर सकता है, फाइनेंस कमीशन के पास पावर होती है टू हायर प्रोफेशनल्स, यानी कि कुछ अगर उनको नीड होती है तो वो कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली बोला जा रहा है कि 12 यंग प्रोफेशनल्स को हायर किया जाएगा टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विसेज उस टर्म के अंदर। और पे स्केल क्या रहेगा, 80,000 से 1,75,000 पर मंथ दी जाने की उम्मीद है। द नेक्स्ट इज, और अगर हम इसमें बात करें क्वालिफिकेशंस क्या है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, एमबीए होना चाहिए और सीएएस। तो अब ये 2025 तक इन्होंने बोला है कि ये डिपोल्यूशन फॉर्मूला में आ जाएगा, तो लेट्स सी। सो वी हैव जस्ट जनरल लुक ऑन दिस। अगर हम बात करें इलेक्शन से रिलेटेड, तो एक डाटा है हमारे पास कि टोटल नेशनल पार्टीज कितनी है हमारे पास। तो टोटल नेशनल पार्टीज की बात की जाए तो 6 नेशनल पार्टीज है। अगर स्टेट पार्टीज की बात की जाए तो हमारे पास है 26। और अगर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज की बात की जाए तो हमारे पास है 2301। तो वी हैव जस्ट कॉमन लुक ऑन दिस, क्योंकि इलेक्शन का ईयर है तो हम इसमें जनरल आइडिया रख सकते हैं कि हमारे पास नेशनल पार्टीज कितनी है, स्टेट। बिकॉज अगर पीटी की बात करें तो यही जो नंबरिंग है इनमें ही हमें कंफ्यूज किया जा सकता है कि 6 होगी 5 होगी। तो वी हैव जस्ट जनरल लुक ऑन दिस एंड विजुअलाइज। पानी में भी आत्मनिर्भरता की जरूरत है। जब आत्मनिर्भर भारत बनने की बात की जाती है तो उसके साथ साथ जरूरी है कि अन्य चीजों के साथ साथ पानी में भी आत्मनिर्भर बना जाए। क्योंकि निरंतर जो कुएं हैं या तालाब है, जो नदियां है, वो सूखती जा रही है। उनको किस तरह से फिर से पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके और जितना पानी उनमें मिलना चाहिए उसके लिए हो सके। तो इसके लिए दो तरह की कृषि पद्धति यहाँ दिखाई गई, बताई गई, जिसको हम अपना सके। एक है मिश्रित खेती, जिसमें एक ही फसल में अब अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाए, ताकि 6 से 7 प्रकार की फसलों को उगाया जाए। इससे पानी की कम प्रयोग करने वाली फसलें, जिसमें धान, ज्वार, तिल्ली, तुअर और समा, कोदो को मिलाकर बोया जाए। इसके अलावा हवेली पद्धति को अपनाया जा सकता है, जिसमें रबी की फसल के लिए ऊंचे मेड बनाकर उसमें बारिश के पानी को रोका जाता है और 4 महीने तक उसी को भर कर रखा जाता है, ताकि जो खरपतवार वहां पर जो अ, पौधे वहां पर उग जाते हैं वो सड़कर मिट्टी में उर्वरक के रूप में मिल जाए और उसकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाए। और जो पानी की जरूरत होती है मिट्टी द्वारा सोख लिया जाए और उसको अन्य पद्धति के माध्यम से प्रारंभ किया जा सके। क्योंकि जब हम भोजन के बात करते हैं तो इस तरह से इन फसलों का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि जब हम उत्तर भारत की नदियों को बांटते हैं तो हम जब हम भारत की नदियों को बांटते हैं तो हम देखते हैं उत्तर भारत में बहने वाली नदियां, जिसमें गंगा, यमुना या फिर जो सतलुज, सिंधु, अलग अलग नदियां हैं, वे हिमालय से निकलती है, जहाँ पर हिमाज नदी कहा जाता है। जो कि पिघलने के कारण उनके अंदर निरंतर पानी बना रहता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पानी के स्तर को कम हो रहा है, जिसका कारण है पर्यावरण में होते बदलाव। उसी के साथ साथ जब मध्य भारत की नदियों को देखते हैं, वो देखते हैं कि वर्षा के ऊपर निर्भर रहने के कारण या फिर वनज, जहाँ पर जितने ज्यादा वन होंगे वहां उतना ज्यादा अ, पानी होगा, और जिसके कारण वह नदियां पानी से भरपूर रहेंगी। उनमें भी शुष्कता देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनका पानी निरंतर कम होता जा रहा है। तो उनको किस तरह से बनाए रखा जाए, उसके लिए जो पौधे हैं उनको इस तरह के पौधों का प्रयोग किया जा सकता है जो कम पानी में उग सके और जो औषधि के रूप में भी काम करे, और पौष्टिक फलों के रूप में जो पोषण तत्व मनुष्य को मिलने चाहिए उनको पूरा किया जा सके। जैसे कोदू, कुटकी, मुड़िया, सवा जैसी फसलों को उगाया जा सकता है। इसके अलावा जो शहरीकरण हो रहा है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि जो कंक्रीटाइजेशन है उसके वजह से जो पानी भू स्तर के नीचे जाना चाहिए वह नहीं जा पाता, और निरंतर भू स्रोतों का दोहन होता रहता है। ताकि वर्षा के जल को स्रोत
इकट्ठा किया जा सके और उसका पुनर्उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जो भी झील या फिर नहरें हैं उनको और गहरा किया जा सकता है, ताकि जो सूखती जा रही है, जो नहरें छोटी होती जा रही है, उनके अंदर पानी को संरक्षित रखा जा सके, उन्हें स्वच्छ बना के रखा जा सके। तो इस तरह की उपयोग को अपनाया जा सकता है। इसके अलावा में फसल चक्र परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि कम जल के उपयोग वाली फसलों को अपनाया जा सके, और जो चावल या गेहूं जैसी फसलें जो निरंतर बार बार चक्र बना हुआ है वो टूट सके। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे माध्यमों को अपनाया जा सकता है, ताकि भूजल स्तर को ऊपर अपनाया जा सके। जो तालाबों के ऊपर बांध बनाए जाते हैं या फिर जो इस तरह की चीजें की जाती है उनको कम किया जा सकता है, ताकि जो पानी का प्रभाव उसको बनाए रखा जा सके। जो मिट्टी के कटाव, कंटूर बोर्डिंग की जाती है, यानी कि मिट्टी के कटाव और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए मैडे बनाई जा सकती है, जो कि मिट्टी के माध्यम से ही बनाई जाए, ताकि उसमें निरंतर नमी बनी रहे। या फिर उत्तराखंड के वन संरक्षण की तरह एक परंपरागत स्रोत अपनाया जा सकता है, जिसमें हेवला घाटी परंपरागत जल स्रोत अपना चुके हैं। इस तरह के अपनाए जा सकते हैं, ताकि जो बंजर वन जंगल है उसमें अलग अलग तरह के सदाबहार जल स्रोत सूख चुके हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। जैसे चिपको आंदोलन की तरह ही जड़धार गांव में की पहाड़ी में वनों को संरक्षित करने के लिए बीज बचाओ आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन अपनाए गए, जिसके माध्यम से वहां जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया, और जो सदाबहार वन है, जो पेड़ है, उनको उगाया गया, ताकि बारिश हो और वहां पर वृक्ष रोपण से जंगल को उगाया जा सके और तालाब बनाए जा सके, ताकि इस तरह की समस्या खत्म की जा सके। इसी तरह की राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी हमें पानी की परंपरागत बचाने के जो तरीके हैं उनको अपनाने के तरीके देखने के लिए मिले। नेक्स्ट इज डाइक्सोन पार्टनर्स डिसोल्ट टू ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं पहले बिना देखे कि किस चीज को मैन्युफैक्चर करने की बात ये कर रहा है। तो डाइक्सोन जो है वो डील करती है स्मार्टफोन्स और उसके फीचर्स से। तो उन्होंने अभी टाई अप करा है, पार्टनर किया है डिसोल्ट के साथ। तो उससे फायदा क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और एफिशिएंसी बूस्ट हो जाएगी, यानी कि क्वालिटी को एनहांस करने की बात की जा रही है, जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करने की बात की जा रही है। और जो लीकेजेस है या फिर कैच मिस अलाइनमेंट है, इन सबको रोकने के लिए, ताकि जो मार्केट प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट की बात होती है वहां पे भी कहीं ना कहीं हमें फायदा हो सके। तो इसमें कौन कौन सी स्मार्टफोन्स की बात कर सकते हैं हम? जियोमी, सैमसंग, मोटरोला, जियो। और 4 प्लांट्स इसके नोएडा में भी है, ये हम आइडिया रख सकते हैं। जस्ट हैव अ जनरल लुक। और होम अप्लायंसेस में भी ये है, टेलीविजन, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज आरबीआई डिनाइज एसएफबी। तो एसएफबी मींस स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस टू। तो यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस देने का और रेगुलेट करने का काम किसका है? आरबीआई, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो कौन सी दो एंटिटीज थी जिनको मना कर दिया यानी लाइसेंस नहीं दिया गया? तो द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेली सॉल्यूशंस, बिकॉज दे आर नॉट फाउंड सुटेबल अकॉर्डिंग टू आरबीआई। और हम देख सकते हैं उन्होंने कब अप्लाई किया था, 2020। तो यानी कि बहुत अच्छे रेगुलेटेड मैनर में आरबीआई काम करता है, ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज as a pole race heats up, a turtle becomes a mascot। यानी कि जब हम इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे पोल रेस की बात हो रही है, तो टर्टल को हम देख सकते हैं पोस्टर में बनाया गया है, तो एक मैस्कोट की तरह इन कूच बिहार। तो वाई इट वॉज, तो हम ये देख सकते हैं कि क्या पर्पस रहा या फिर ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज एवरीथिंग हैज सम रीजन। तो यहाँ पे हम बात करें विलेज ऑफ बैनेश्वर इन नॉर्थ बंगाल, 10 किलोमीटर फ्रॉम। तो वहां पे एक शिव टेम्पल था। और अगर हम डायनेस्टी की बात करें तो कूच डायनेस्टी। और किंग की बात करें तो प्राण नारायण जी थे।
जो कि 17th सेंचुरी टाइम पीरियड उनका है। और ये टेम्पल बनाया गया असुर किंग बानासुरा। और उसी टाइम पे एक पॉन्ड था वहां पे जिसमें टर्टल्स थे, तो उसका नाम रखा गया मोहन। टर्टल का नाम रखा गया मोहन। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इसके आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए, जो टर्टल यहाँ पे मिलते हैं, तो वो ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स है। और अगर इस टेम्पल में बात की जाए तो विष्णु डीटी से वो डील करते हैं, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में वो आते हैं। तो वी कैन लुक दिस आर्टिकल ऑन बिहाफ ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो अगर हम यहाँ पे और बाकी दो टर्टल्स जो ऑलरेडी न्यूज में काफी बार रह चुके हैं, तो ओलाइव रिडले टर्टल जिसकी आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, और वो गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज, अगर हम लार्जेस्ट सी टर्टल की बात करें तो लीथर बैक टर्टल जिसका आईयूसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वी कैन मूव फॉरवर्ड। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अ, मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान द्वारा तैयार की गई है। इसमें अलग अलग प्रकार के बहुआयामी परिदृश्यों पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से, जब हम देखते हैं कि जो बेरोजगारी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ जो महिला श्रमिक भागीदारी है वो घटती जा रही है। तो इसको किस तरह से कम किया जाए। अगर हम वर्ष 2000 से 2022 तक की तुलना करें तो 2000 में जो 35.2% थे वो बढ़कर 65.7% तक पहुंच गई है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि एक है कि जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उसके अलावा जब 10वीं या 12वीं के स्तर से ही यह बताना आरंभ किया जा सकता है, या फिर इस तरह के विचार प्रकट किए जा सकते हैं कि किस तरह से उन्हें एक निश्चित भविष्य चुनने में मददगार हो। व्यावसायिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप या ऑपरेटरशिप जैसे पाठ्यक्रमों को करिकुलम में ऐड किया जा सकता है। करियर करियर काउंसलिंग के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हाल ही में किस तरह से जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है कि 82% श्रमिक जो शक्ति है वो अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती है और 90% अनौपचारिक रूप से कार्य करते हैं, जिसमें कुरियर डिलीवरी, घर घर खाना पहुंचाना, टैक्सी या रैपिड मोटरसाइकिल, इस तरह की रोजगारों को अपनाते हैं जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन बड़ी कंपनियों को मुनाफा होता है और फिर भी ये अनौपचारिक स्वरोजगार और अनौपचारिक की श्रेणी में आते हैं। तो इससे किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए। और इतने शिक्षित होने के बावजूद भी शिक्षा की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि रोजगार की गारंटी शिक्षा नहीं है, पर शिक्षित होने के बाद इतना सक्षम होना अनिवार्य है कि अब इस तरह के निर्णय लेने के लिए सक्षम हो कि स्व रोजगार या नीति रोजगार या आकस्मिक रोजगार जैसे परिवर्तनों को दर्शाया जा सके। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रोजगारों में जो प्रभाव है उन पे आना चाहिए। फिर आउटसोर्सिंग उद्योगों को भी संभावनाओं को दर्शाना चाहिए। इसमें हम घर्षण, बेरोजगारी की बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो समस्या हमें देखने के लिए मिलती है। उसके अलावा युवा सशक्तिकरण की बात की जा सकती है कि किस तरह से स्टार्टअप्स को इंक्रीज किया जाए या फिर उनके इस तरह का मानसिक स्तर को बढ़ाया जाए ताकि वह स्टार्टअप और स्वयं रोजगार जैसी पद्धति को अपना सके। निर्माताओं में, शिक्षावादों में, नियोजकों में इस तरह की संभावना का होना अनिवार्य है ताकि शिक्षा के साथ साथ कौशल का विकास हो सके और नौकरी निर्माण के आवश्यक तथ्यों को पूर्ण किया जा सके। After 25-year wait, Delhi Lord Headinge Medical College opens radiation therapy facility. So we can talk on this article regarding GS3 Science and Technology कि what was radiation therapy facility और ये किस डिजीज के लिए होती है। तो अगर हम बात करें, ये कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। और इसमें यही होता है, जो इसका प्रोसेसिंग ये है कि जो रेज जो यूज की जाती है, यानी एक्सरे मोस्टली यूज की जाती है। और जब ये रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसमें जो हार्मफुल, मतलब जो कैंसर से रिलेटेड सेल्स होती है, सिर्फ ये उसको नुकसान पहुंचाती है, और जो बाकी वेल है, जो बाकी सेल्स, उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी तो जो रेडियो एक्टिव मटीरियल यूज किया जाता है इनसाइड द बॉडी, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेडिएशन। और
ये हम देख सकते हैं कि इस्टेब्लिश काफी पहले हो गया था, लेकिन अभी ये सारी फैसिलिटीज के अंदर देखने को मिली, ताकि एक्यूरेट, तो हमें ये हेल्प करेगा कैंसर से डील करने में भी। और यहाँ पे सीटी स्टिमुलेटर मशीन भी है जो प्लानिंग, इमेज बेस्ड प्लानिंग देगी ऑफ हाईली कॉन्फॉर्मल रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, ताकि हम कैंसर सेल्स से डील कर सके। दैट्स ऑल। हाल ही में हुई आपराधिक घटना जो कि दुर्घटना या फिर लापरवाही के कारण हुई है, उसको बारे में बताया गया कि किस तरह से निर्धारित नियमों का पालन न होने के कारण और लापरवाही के कारण 6 मासूम बच्चों की जान चली गई। तो इस तरह से इसमें जो संशोधित कानून है या फिर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसके पालन न होने के कारण इस तरह की दुर्घटना देखने के लिए मिली। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी की धारा 34 के तहत यहाँ सजा के प्रावधान किए गए हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की बात करते हैं तो उसमें स्कूल बस ड्राइवर का अनुभव 5 साल से ज्यादा होना, गाड़ी की स्पीड को 40 किलोमीटर की से अधिक ना रखना, प्रत्येक गाड़ी में प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स का होना, आग बुझाने का इस्तेमाल के होने वाली सभी सामग्रियों का होना, स्कूल को ले जाने के लिए जो बच्चों को स्कूल ले जाते हैं उनकी खिड़कियों पर ग्रिल का होना, पीने की पानी की व्यवस्था का होना, बस पर पीला रंग होना, और फोन स्कूल का नाम और फोन नंबर होना। अगर बस को हायर किया गया है तो उसमें ऑन ड्यूटी लिखा होना चाहिए कि किस स्कूल से संबंधित है। बस के में बच्चों के साथ किसी न किसी टीचर या अभिभावक का होना अनिवार्य है। और गाड़ी में सीटों की क्षमता जितनी है उससे 20% ज्यादा बच्चे ले जा सकती थी, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। ऐसे में अगर जो गेट है वो अच्छे से बंद होने चाहिए और प्रवेश द्वार पर सभी जो नियम है उनका पूर्ण होना अनिवार्य था। इसके अलावा जब हम दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की बात करते हैं तो इसमें समय समय पर किए गए थे कि किस तरह से बच्चों को समय पर पहुंचाया जाए बस के पास तक। और अध्यापक, पेरेंट्स और बस ड्राइवर ये सभी के कार्य था कि उनको गेट पर खड़ा ना होने दिया जाए या फिर किस तरह के जो सुविधाजनक नीति निर्देश है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। तभी इनको पीटीएम के माध्यम से मीटिंग में इन सभी चीजों को जिक्र किया जा सकता है किस तरह से उसके लिए जागरूकता और जिम्मेवार होना अनिवार्य है ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित ना हो। इसके अलावा जब हम क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो स्कूल कैंपस में अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसमें सिविल जिम्मेदारी के तहत स्कूल प्रशासन के खिलाफ दावा किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत पीड़ित पक्ष के माध्यम से मुआवजे की मांग भी की जा सकती है, क्योंकि स्कूल की जिम्मेवारी है कि उस समय में या फिर उस विद्यार्थियों को किस तरह से सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए और जागरूकता के साथ, और जिसमें उनकी जिम्मेदारी पूर्ण हो, जवाबदेही के लिए वह प्रतिबंधित है। नेक्स्ट हम 13 अप्रैल के स्पेसिफिक से बात करें तो बैसाखी डे। और बैसाखी भी दो रीजन में मनाया, अगर हिंदू सोलर न्यू ईयर का भी ये एविडेंस देता है और सिख न्यू ईयर का भी एविडेंस देता है। और खालसा पंथ की जेनेसिस से भी इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये क्यों मनाया जाता है? फॉर द क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो अगर हम बात करें तो व्हाट इट शोकेसेस, यानी क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की बात कर रहा है, तो नेचर में अबेंडेंस, प्रोस्पेरिटी और रिवलरी एज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के बारे में ये हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्टिव है इसको मनाने का। और इसमें ये होता है, सोशल टाइज को भी ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। और अगर हम फोक डांसेस की बात कर सकते हैं यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से, तो भंगड़ा और गिद्दा तो वाइब्रेंट सेलिब्रेशन को ये दिखाता है। तो यहाँ पे कीवर्ड इज बैसाखी इज अ क्वीन असेंशियल kaleidoscope of not only mesmerizing sights, sounds and scenes but also social harmony। तो क्वीन असेंशियल कैलाइडोस्कोप और सोशल हार्मनी कीवर्ड है, तो ये हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। और ये ऑफ द रीजन कल्चरल लैंडस्केप्स को ये दर्शाता है। कम्युनिटी कोहेशन इज ऑल्सो अ कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी। और जो कि और नेक्स्ट हम बात करते हैं सिख कम्युनिटी के हिसाब से खालसा पंथ की।
तो अगर हम उनसे बात करें तो कौन सी, जैसे कि जो अगर हमें सिविल सर्विस में भी कुछ वैल्यूज होते हैं जो हम उनसे इम्बाइब कर सकते हैं, तो उसमें आता है करेज, कंपैशन एंड सेल्फलेसनेस, जो कि गुरु गोविंद सिंह, सिख के 10th गुरु, इन्होंने भी बताया था। तो ये हमें इंस्पायर करते हैं, और इस टाइप के करेज, कंपैशन और सेल्फलेसनेस एटीट्यूड जैसी वैल्यूज एक सिविल सर्वेंट में होना अनिवार्य है। तो ये सोशल गैदरिंग हमें देखने को मिलती है, सोशल हार्मनी की बात हमने की, कम्युनिटी वेलफेयर हो गया, स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस, यानी कि कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस एटीट्यूड होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट में भी। तो कहने को सिर्फ ये फेस्टिवल है, लेकिन एक ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, कि एक इंटरफेथ डायलॉग है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं, अगर हम एसिमिलेशन, एक्लचरेशन जैसे वर्ड्स की यूज करें आज की तारीख में, क्योंकि हर एक कम्युनिटी के मेंबर्स ओपनली एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं, जो दर्शाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रिलीजियस डेवोशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला में 20,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सबसे ऊंचा युद्ध से क्षेत्र है, जहां बर्फ जमी रहती है। और अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो -50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बावजूद यह निर्जन और बीहड़ भारतीय जाबाज सेनाओं के जम साहस और अदम्य साहस का और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, जहां पर वह 24 घंटे निगरानी रखते हैं। जब हम ऑपरेशन मेघदूत की बात करते हैं तो यहाँ ऑपरेशन मेघदूत की 40वीं वर्षगांठ के रूप में देखा जाता है कि किस तरह से 13 अप्रैल 1984 को बैसाखी के दिन ही इसमें पाक सेना और भारतीय सेना ने उनको शिकस्त दी थी, उसके माध्यम से मनाया जाता है। इसके अलावा अबाबिल ऑपरेशन चलाकर 17 अप्रैल को सियाचिन पर कब्जा करके ने की योजना बनाने को लेकर भारतीय सेना ने इससे 4 दिन पहले ही सियाचिन ग्लेशियर पर अपना झंडा लहरा दिया था। तो किस तरह से देख सकते हैं कि ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन अबाबिल के माध्यम से और दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला फ्री में चेक हो बीपी। तो देखने के लिए मिलता है कि आईसीएमआर, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से कहा गया है कि 18 से लेकर 54 वर्ष तक के में 30% भारतीयों में ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाते, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं, या फिर बाहर से ठीक होने की वजह से वह ये चेक कराना अनिवार्य नहीं समझते। कई बार कई जगहों पर जानकारी का कम अभाव है, और कई जगहों पर ये हो जाता है कि हॉस्पिटल कौन जाएगा। तो इसके लिए सामुदायिक केंद्र, क्लब, होटल और ऑफिस वगैरह में बीपी चेक करने की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए इस काम को सरल बनाया जा रहा है, ताकि निःशुल्क रूप से यह सभी तक पहुंचाया जा सके और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बनाया जा सके। किस तरह से जो बीपी के कारण या फिर अन्य रोग है उनके रूप में रोकथाम की जा सके, जागरूक अभियान चलाए जा सके, जिस तरह से पोलियो, टीबी को लेकर चलाए जाते हैं। क्योंकि बीपी चेक के जरिए ही हेल्पिंग टूल के रूप में देखा जा सकता है, जिसके जरिए दिल से होने वाली संबंधित खतरे को कम किया जा सकता है। लाइब्रेरीज कैन फोर्स द केस फॉर लिबर्टी और जस्टिस। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक रूलर की, महाराजा सत्यजी राव गायकवाड़ थर्ड, जो यूएस गए थे, और उन्होंने एक फ्रेज का यूज किया, पैलेसेस फॉर द पीपल, यानी लाइब्रेरी के लिए उन्होंने यूज किया पैलेसेस फॉर द पीपल। तो यानी कि वो एक बहुत बड़ा उनका रोल रहा रहा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बनाने में, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस को वो बहुत अच्छे से समझते थे। और यही उन्होंने देखा गया, अगर कंपेयर करें तो केरला को उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि एजुकेशन का रेशो केरला में ज्यादा है, यानी लिटरेसी रेट ज्यादा है। तो वो एक तरीके से अलग है, वहां पे ऐसा बोला गया है कि जो अर्बन लाइब्रेरी है उसके अंदर 80,000 पीपल के लिए